नमस्कार, आपका स्वागत है 30 आर्ट्स में। आज आईपीएल का मैच नंबर 34वां खेला जाना है। मैच खेला जाएगा लखनऊ के नवाब वर्सेस चेन्नई के सुपर किंग्स। आज मैच खेला जाएगा एकाना स्टेडियम में। इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं किशन सिंह, सचिन कुमार और उपेंद्र थापक। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत से सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों टीमों ने एक दूसरे के साथ 3 मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों ने एक एक मैच जीते हैं। तो आज ये देखना रोमांचक होगा कि कौन सी टीम आज आगे बढ़ती है। सबसे पहला सवाल आपसे किशन जी कि डेवन कॉनवे अब पूरे आईपीएल 2024 से बाहर हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा एक सेटबैक रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। जी जी देखिए, सेटबैक तो है क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया है इस टीम के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो ये मौका है रविंद्र के लिए, सचिन रविंद्र के लिए, कि अभी उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है और उनके ऊपर अभी कोई वो संशय भी नहीं है कि अगर वो वापसी करते हैं कॉन्वे तो उनकी जगह खराब हो जाएगी टीम में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की फ्रेंचाइजी भी है चेन्नई, जो प्लेयर्स को बैक करती है, हमने वाटसन के साथ देखा था, तो रचिन के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपनी फॉर्म को वापस से पाएँ और अभी उनके पास टाइम भी है। अभी न्यूज़ इनके ऊपर भी आई कि मुस्तफिजुर रहमान जो फास्ट बॉलर है आपके सीएसके के, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको 1 मई तक की ही टाइम दिया है आईपीएल खेलने का। वो जाने जाते हैं क्योंकि सीएसके की एक तरीके की वो रीढ़ की हड्डी है। अगर वो चले जाए तो मैच हारना चालू हो जाती है, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा कि जब मुस्तफिजुर रहमान नहीं थे उन्होंने 2 मैच हारा है। उनके जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो वो है जो बोर्ड के जो मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि वो क्यों खेला आईपीएल में, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, बल्कि लोगों को जो आईपीएल के जो खिलाड़ी है उनको उससे सीखना चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बांग्लादेश टीम को मुस्तफिजुर रहमान से। देखिए, उनके कोच का मुझे लगता है कि बहुत बेहद गलत बयान है, क्योंकि आईपीएल देखिए दुनिया की सबसे मुश्किल लीगों में से एक है। और जितने भर भी खिलाड़ी हैं वो सब आईपीएल में मतलब खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि आईपीएल एक तैयारी के रूप में है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने बांग्लादेश को छोड़ने, पता नहीं उनके कोच के मतलब जो भी सिलेक्टर्स उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या सोच के मुस्तफिजुर को ये बोला। वरना और अगर आप इंग्लैंड और इन सब की बात करें तो अपने खिलाड़ियों को भेजते ही इसलिए ताकि वो आने वाले सीरीज़ के लिए या फिर किसी टूर्नामेंट के लिए तैयार हो। तो आईपीएल को लोग एक ऐसे तैयारी और एक ऐसे प्रिपरेशन के रूप में देखते हैं। मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स जब उनको नहीं मिलता खेलने को, तो मैंने कितने प्लेयर्स को बोलते हुए सुना है कि उनको काश आईपीएल खेलने को मिल जाए, आईपीएल खेलने को मिल जाए। तो आई और कहीं ना कहीं देखिए मुस्तफिजुर रहमान की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि आईपीएल में कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, उनके सामने गेंदबाजी इतनी अच्छी करना तो अच्छा रहेगा उनके लिए अगर वो खेलेंगे तो। आपको बता दें कि अभी बांग्लादेश की टीम जिम्बाब्वे के साथ एक T20 सीरीज़ खेलने वाली है, जिसके लिए मुस्तफिजुर रहमान को वापस बुला लिया गया है। अगर मुस्तफिजुर रहमान सीएसके छोड़कर जाते हैं तो ये एक बड़ी बात हो सकती है सीएसके के लिए। और आपको बता दें कि डेवन कॉनवे बाहर हुए हैं, तो उनकी जगह आए हैं ग्लीसन। ग्लीसन इंग्लैंड के एक तेज़ गेंदबाज है। ये बताइए कि उपेंद्र जी, रचिन रविंद्र और डेरे मिचेल दोनों न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, लेकिन सीएसके के लिए अभी तक उतना कुछ अच्छा खास करते हुए नहीं दिखे हैं। जिस तरीके से वो इनिंग खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट रन अ बॉल है, और रचिन रविंद्र तो अब शुरुआत के 2 इनिंग्स खेलने के बाद जल्दी आउट हो जा रहे हैं। देखिए, रचिन रविंद्र एक युवा प्लेयर हैं, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है उनके ऊपर एक प्रेशर का वाली सिचुएशन है। लेकिन सीएसके की टीम जो है वो अपने खिलाड़ियों को बैक करती है, और डेवन कॉनवॉय का बाहर होना ये इनके लिए एक तरीके का मौका है कि वो अपने आप को साबित कर पाएँ, क्योंकि अगर वो आ जाते तो इनको शायद बेंच पे बिठा दिया जाता। लेकिन वो आए हैं तो अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ तक डेली मिचेल की बात है तो वो भी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले मैचों में हम उन्हें देख सकते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। किशन जी, ये बताइए कि जो डेरी मिचेल है वो रन बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि जब भी वो रन बना रहे तो ऑलमोस्ट रन अ बॉल बना रहे हैं, और उसके और मिडल ऑर्डर में वो उतरते हैं, तो मिडल ऑर्डर का जो भूमिका रहती है वो जो इनिंग को एंड करे एक एग्रेसिव नेचर के साथ, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्या उनके जगह मोइन अली आ सकते हैं? क्योंकि फिर फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, वो 3 नंबर पर भी बैटिंग कर सकते हैं, 5 नंबर पर भी बैटिंग कर सकते हैं। अगर ओपनिंग करवाना है तो आप ओपनिंग भी करवा सकते हैं रचिन रविंद्र की जगह। जी देखिए, डेरिल मिचेल का जो एक उनका स्टाइल है खेलने का, दरअसल बात यह है कि भले वो भी ना दिखा हो यहाँ पे, लेकिन वो बहुत आक्रामक बल्लेबाज है। वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, सामने मारते हैं और बड़ी दूर मारते हैं। उनका जो शैली है बिल्कुल मिचेल मार्श की तरह है, बिल्कुल हार्ड हैंड से खेलते हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि ऐसे प्लेयर की जो आपको बॉलिंग भी करता है, मिचेल बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन वो हमें कुछ खास अभी करके दिखा नहीं पाए इस टूर्नामेंट में। और अब 7 मैच सबके हो गए हैं, और मुझे लगता है कि मोइन अली उस बेंच में काफ़ी देर से बैठे हैं, जिनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर भी हैं और बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर हैं। और जिस तरह की पिच है चपॉक की, वो बहुत कारगर हो सकते हैं इसके लिए। तो आज आज इकाना है, लेकिन मतलब इन जनरल जब वो 7 मैच अपने घर पे खेलते हैं तो वो अपने होम कंडीशन का फायदा बेहतर उठा ठीक सकते है। हैं। आप ये बताइए कि आप एकाना की स्टेडियम जो वहाँ पिच जिस तरीके से बिहेव करती है उसके बारे में बताइए। कभी कहा जाता है कि वो फास्ट रेड सॉइल पिच है, तो जी। कभी फास्ट बॉलर को वो मौका देती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्पिनर्स को इतना अच्छा
टर्न देती है, इतने ग्रिप देती है कि रन बनते ही नहीं है टीम के। उसके बारे में थोड़ा बताइए, पिच के बारे में उसके। जी देखिए, अभी इस सीजन के पहले की बात करें अगर, तो हमेशा से वो एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर होता था वहाँ पे, बड़े आरोप लगते थे कि किस तरह की पिच है और कैसे क्रिकेट यहाँ पे खेल पाएंगे हम। लेकिन इस साल अगर देखें तो पिच थोड़ी बेहतर हुई है। अगर आप 160-70 का स्कोर बन रहा है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो बुरा स्कोर नहीं है अगर आप क्रिकेट के लिहाज से देखें तो। बॉलर्स के लिए भी वहाँ पे कुछ है और बैट्समैन को रन बनाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो हमें बाकी स्टेडियम्स में नहीं देखने को मिल रही है। और यहाँ पे स्पिनर्स का रोल भी अच्छा है, आप स्लोअर रन फेंकते हैं इनटू द पिच तो वो भी कामगर साबित हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि पिच को लेकर कोई ऐसा सवाल है, और आज भी पिच वैसे ही रहने वाली है क्योंकि दोनों टीम के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं। जी हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि दोनों टीम के पास अच्छे स्पिनर्स, अगर मोइन अली टीम में आते हैं तो इनकी जो बॉलिंग यूनिट है एक और बढ़ जाएगी। ये बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सीएसके का जो मिडल ऑर्डर है, जिनसे रन आने चाहिए थे, जिस तरीके से आपके कोलकाता नाइट राइडर्स के पास रसल है, सनराइजर्स हैदराबाद के पास क्लासन है, तो इनके पास धोनी है, लेकिन धोनी आते हैं नीचे। तो क्या आपको इनका जो मिडल ऑर्डर है वो जो रन जिस गति से बनने चाहिए उस गति से नहीं बन रहा है, तो क्या मिडल ऑर्डर लैग कर रहा है यहाँ पर? क्योंकि आपको बता दूं कि जडेजा, मिचेल और रिजवी आते हैं। रिजवी को ज़्यादा मौका नहीं मिला है, जडेजा को भी ज़्यादा मौका नहीं मिला। अगर मौका मिला है तो ऑलमोस्ट रन बॉल ही रखा है उन्होंने। देखिए मिडिल ऑर्डर तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो नंबर 1 डाउन और सेकंड डाउन है वहीं से थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि जब तक रहाणे और मिचेली खेल रहे हैं, वरना अगर आप बात करें तो शिवम दुबे आके रन मार रहे हैं हमेशा टीम के लिए। और देखिए रविंद्र जडेजा की भी कोई खास इतनी फॉर्म ख़राब नहीं है, बल्लेबाजी कम मिल रही है, पर जितनी उनको मिल रही है वो फ़ायदा कर रहे हैं देखिए, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाकी समीर रिजवी थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि उन्होंने जब उनको पहला मैच खिलाया गया तो उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी, बाद में उनको मौका नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं सीएसके के मैनेजमेंट को देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर में अगर समीर रिजवी की जगह बनती है तो इनको खिलाएं, क्योंकि उनके आने से टीम मजबूत होगी। बाकी महेंद्र सिंह धोनी के आने से अगर टीम में अगर वो ऊपर आते हैं तो जो मिडिल ऑर्डर में जो समस्याएं हैं वो मजबूत होंगी, क्योंकि देखिए उन्होंने जो आखिरी डेथ ओवर में आके जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं डीसी के खिलाफ, याद है जो उन्होंने पिछला मैच खेला, अभी पिछले मैच में क्या 4 बॉल में 20 रन इतने बढ़िया शानदार मतलब बनाए हैं उन्होंने। तो कहीं अगर वो ऊपर आएंगे तो देखिए मिडिल ऑर्डर को बहुत मजबूती मिलेगी। ठीक है उपेंद्र जी, ये बताइए कि अगर सीएसके के बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात की जाए तो उसमें अगर ओवरसीज जो प्लेयर है आपके पथिराना हो गए और मुस्तफिजुर रहमान हो गए, जो उनकी बॉलिंग है ज़्यादातर उन पर ही डिपेंडेंट है। अगर आपके मुस्तफिजुर चले गए तो एक तरीके से हो सकता है कि ये लैग करे बॉलिंग ऑप्शन उस वक्त जब ये बॉलिंग करने जाए किसी भी टीम के सामने, क्योंकि हमने पिछले 2 मैच में देखा जब मुस्तफिजुर रहमान नहीं थे तो इन्होंने दोनों लगातार मैच हारे थे। और अगर पथिराना की बात की जाए तो पथिराना का वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण कोई मैच खेलते कोई मैच नहीं खेलते, तो ये टीम के लिए एक सेटबैक हो सकता है ये। जी बिल्कुल, मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं उन टीम के लिए अगर वो चले जाते हैं तो टीम के लिए बहुत बुरी बात हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं भी। चेन्नई ने अभी तक जो अंडर 19 स्टार है हंगेकर उसको नहीं खिलाया है, तो वो प्रयास कर सकते हैं उनको खिलाने का, लेकिन उनको पहले खिलाना चाहिए ताकि उनके जाने के बाद, क्योंकि जाने के बाद अब आईपीएल के लास्ट उसमें होंगे और वहाँ पर आप अगर नए बॉलर को उतारते हैं तो दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ आपके पास मुकेश चौधरी जैसा गेंदबाज भी है, भले ही वो उस तरीके का प्रदर्शन जैसा उनका रहा है पिछले सीजन में वैसा नहीं रहा हो, लेकिन वो अच्छा अगर उनको चांस मिलेंगे और ज़्यादा टीम बैक करेगी तो शायद वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। टीम की कमी जरूर खलेगी लेकिन तब भी एक ऑप्शन देख सकता है। चेन्नई की गेंदबाजों दिक्कत ये भी है, जो भारतीय गेंदबाज है उनके खासकर शार्दुल ठाकुर की बात करें, आप देशपांडे की बात करें, वो उतने कारगर नहीं है। तो क्या लगता है कि वो इंडियन ऑप्शंस पे उतना बैक करना चाह भी रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात दिक्कत उनके साथ ये है कि दीपक चहर उनका इतने काम नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको भरोसा है पिछले टीम मैच को। में उनको पिछले मैच नहीं खेले थे। हाँ, वो तो बाकी जो उनके मैच का प्रदर्शन रहा है वो सीजन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, तो वो टीम के लिए सेटबैक है। लेकिन जो मेन प्लेयर जैसे दीपक चहर और तुषार देशपांडे हैं, अगर ये नहीं चलते हैं तो उनके पास पीछे ऑप्शंस हैं, हंगरेकर और मुकेश चौधरी, उनके पास 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो उनको जगह ला सकते हैं। लेकिन जो मैन हैं पथिराना और वो मुस्तफिजुर वो बेस्ट हैं, लेकिन अगर वो नहीं होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, बस ये है। हालांकि आपको बता दूं कि मुकेश ने बीच में मैच खेला था लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो ज़्यादा रन खाए थे जिसकी वजह से फिर वो ड्रॉप हो गए टीम से। एलएसजी की बात करेंगे किशन जी कि ये केएल राहुल ने खुद एडमिट किया है कि हमारी जो टीम है पिछले कुछ मैचों में 160 रन 160 के ऊपर जा ही नहीं पा रही है। तो वो एक टाइप का यही बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली जो हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो रन नहीं बना पा रही है, जो टीम मैनेजमेंट या जो टीम मीटिंग में जो वो करके आए डिसाइड करके आए कि हमें इतना रन बनाना है, वो उस पर नहीं खरा उतर पा रही है। जी देखिए, अगर लखनऊ की बात की जाए तो एक तो उनकी पिच ऐसी है कि रन नहीं बनते उतने, लेकिन अगर उससे हट के अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो
केएल राहुल ने इस सीजन 204 रन बनाया, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 138 का है। हम एक ऐसे दौर में भी है जहां हम वर्ल्ड कप की बात भी कर रहे हैं। उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, आप गिल की बात करें, जायसवाल, ईशान, सैमसन, सब 145 150 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक समस्या है कि वो पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो करीब 8 के रन रेट्स रन बनाते हैं, 8.5 के रन रेट, 8.5 के, जो वन ऑफ द वर्स्ट है इस सीजन का। क्योंकि आप देखिए बाकी टीमें सरपट भागती हैं पावर प्ले में और गेम को वहीं खत्म कर देती है, लेकिन ये अपने बेस को तैयार करते हैं जो बाद में, और हम देखते आए हैं कि निकोलस पूरन पे जो अति निर्भरता है इनकी, जो आप छक्के मारने के लिए आप उन पर निर्भर है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी इस टीम को अगर आज भी खेलेंगे तो उतना रन बना पाएंगे जब तक वो माइंडसेट नहीं चेंज होगा। डिकॉक थोड़े बहुत इंटेंट दिखाते हैं, लेकिन अब चूंकि पावर प्ले में रन 2 बल्लेबाज बनाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक उसमें से रन बनाएगा तो दूसरा अगर नहीं बनाएगा तो जाहिर सी बात है आप वो 15-20 रन 30 रन कम हो जाएंगे पूरे अपने स्कोर में। ये बताइए कि जैसे इन्होंने केएल राहुल की बात की है, मैं आऊँगा इनके टॉप ऑर्डर के बारे में उनसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले केएल राहुल के बारे में बताइए कि नंबर 4 पर वो खेलने वाले T20 के लिए, लेकिन उनसे अच्छा अभी करते हुए हमको शिवम दुबे दिख रहे हैं। क्या एक विकेट कीपिंग ऑप्शन के साथ भारत जा सकती है केएल राहुल को छोड़कर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर अपनी राय बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल को T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट देखिए शिवम दुबे से मुझे लगता है कि ज़मीन आसमान का अंतर है। कि शिवम दुबे अभी जिस शैली से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और भले ही आईपीएल छोड़ दीजिए आप, उससे पहले अगर वो शिवम दुबे के आखिरी इंटरनेशनल मैच देखें तो अच्छी बल्लेबाजी की, और केएल राहुल को देखिए कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट की वजह रहती है, वो कम स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि नंबर 4 एक ऐसा इंसान है कि आपको मिडिल ओवर में आके और अच्छे रन से आपको फाइनल स्कोर तक पहुँचाना है। तो उसके लिए मुझे लगता है शिवम दुबे या रिंकू सिंह बेस्ट रहेंगे। अगर केएल राहुल और शिवम दुबे में तुलना की जाए तो मैं शिवम दुबे के साथ जाऊंगा। हालांकि मुझे लगता है कि चौथे नंबर पर आपके राहुल, सूर्य कुमार हाँ। यादव और सूर्या मुझे लगता है अपनी जगह फिक्स कर चुके हैं। 4 पे सूर्य ही हैं, 5वें पे भर की है भारतीय क्रिकेट के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि सूर्या से आगे भारतीय टीम अभी देख रही है। और उसके बाद अगर दुबे रिंकू में ऑप्शन है तो आप राहुल को बतौर ओपनर खिलाइए या तो मत खिलाइए, फिर यही है कि उनका कोई उपयोग दिखता नहीं। ओपनर में जगह है नहीं उनकी, तो ओपनर में है है नहीं। तो 5-6 बीमार है उसके लिए। ठीक है। राहुल, डिकॉक और हुड्डा भी आए हुए हैं। देवदत्त पडिक्कल को बाहर निकाल दिया गया टीम से अभी। ये रन नहीं बना रहे, जैसे इन्होंने कहा कि 8.5 के जो रन रेट से वो पावर प्ले में खेलते हैं। इस तरीके के अभी आईपीएल जिस तरीके से फॉर्मेट में चल रहा है, जो T20 जिस तरीके के फॉर्मेट में चल रही है, उसके हिसाब से वो बिल्कुल नहीं खेल रहे, और ये टीम अभी 5वें नंबर पर है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके की बैटिंग ये करते रहे तो आगे आने वाले मैचों में इनका मतलब कि जो इस पॉइंट्स टेबल में बने रहना ऊपरी क्रम पर मुश्किल हो जाएगा? देखिए, हम एक ऐसे आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें लगातार बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं। टीमें लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं और लगातार चेस भी हो रहा है। वो मैच ऐसा नहीं होता है कि वो 50 या 100 रन से हार जाएं, वो 20-30 रन से हारती हैं। तो ऐसे आईपीएल में अगर ये टीम ऐसे स्लो पिचेस पे पिचेस का मतलब नहीं होगा इसमें, अगर स्लो खेलती है और नहीं बना पाती रन तो कहीं ना कहीं वो होगा। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट की जैसे किशन ने बात की कि बहुत स्लो जा रहा है, तो उस पर भी कोई ज़्यादा उनका मतलब बनता नहीं है फिर लास्ट में। बाकी आयुष बडोनी के जो LSG कप्तान थे, खिलाड़ी हैं, वो भी उतना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जितना वो पहले मैचों में करते हैं। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि निकोलस पूरन के ऊपर टीम को हार रेटिंग को लेकर अति आत्मनिर्भरता है, जो टीम को वापस से अंदर से कमज़ोर बनाती है। आपने मिडिल ऑर्डर की बात की थी कि ये जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है वो धीरे बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे एक पाकिस्तानी बैट्समैन का याद आ गया कि उनका ये कहना है कि अगर ऊपर वाले इतने बॉल खेलेंगे तो नीचे वाले के ऊपर जो प्रेशर ज़्यादा आता है और बॉल कम रहती है, तो उसका प्रेशर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली निकोलस पूरन पर पड़ रहा है, जिसका हमको टारगेट पर जो स्कोर बनाते हैं उस पर भी दिख रहा है। इस पर आपका क्या कहना, मतलब कि इस तरीके से कैसे आपकी टीम चलेगी? आरसीबी जैसा ही हाल है, आपके जो ऊपर जो है नहीं बना रहे, आपके जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रन है निकोलस पूरन बना कर दे रहे हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं हर मैच में। जी देखिए, अगर हम बात करें T20 क्रिकेट की खास करके, तो 120 गेंदें आपके पास होती हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो बेस्ट बल्लेबाज है वो अधिक से अधिक गेंदें खेलें उसमें, इसमें कोई मतलब ऐसे दो राय नहीं किसी की। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो निकोलस पूरन जो अभी बीच में इन्होंने थोड़ा ऊपर लाया, उनको इसीलिए लाया क्योंकि नीचे रन नहीं बन रहे हैं ना ऊपर रन बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक ही समाधान है कि अगर ऊपर ही जो बल्लेबाज हैं वो रन बनाएंगे, तेज रन बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो विकेट खोने का डर नहीं जाएगा मन से तब तक वो रन नहीं बनेंगे। और निकोलस पूरन को भी अब नंबर 4 पे खिला रहे हैं तो फिर ज़्यादा बेटर ऑप्शन उनके लिए, क्योंकि उसके बाद बदोनी आएंगे तो वो भी रन बनाते हैं। दिक्कत यहाँ इनकी हुड्डा की है। हुड्डा को जब आप देखिए पिछले कुछ समय में जब वो रन बना रहे थे भारत के लिए, हमने तुलना की थी आयरलैंड दौरे पे कि विराट कोहली के काउंटर पार्ट हो जाएंगे नंबर 3 पे, लेकिन आप देखिए हुड्डा ने अपने पोटेंशियल से क्या किया है और वो बिल्कुल निराश किया है। और हुड्डा की जो एक लिंक थी उस बैटिंग लाइनअप में जो जोड़ कर रखती थी, अब उसके नहीं होने वजह से आप देखिए एक सीधे 1 विकेट गिरता है, 2 विकेट गिरता है, एक गैप बन जाता है, फिर आपको एक रिकवरी में जाते हैं आप, जहाँ 3-4 ओवर जाते हैं आपके, फिर वही जो रन का अंतर है कम हो जाता है वहीं पे। तो यह दिक्कत है इनकी।
इनका जो मिडल ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब कि ये जो है शफल करे, कभी किसी को ऊपर भेज रहे, कभी किसी को नीचे भेजेगा, और ऑलमोस्ट ये हर मैचेस में हो रहा है। सेटल नहीं लग रही है टीम। देखिए मैं यही टीम की जैसे बताया कि विराट कोहली से तुलना कर रहे थे आयरलैंड दौरे पे, तो कहीं ना कहीं देखिए डिसअपॉइंट तो हैं दीपक हुड्डा से, बट मुझे लगता है कि मेन उनकी परफॉर्मेंस का रीज़न यही है कि टीम के एक परफेक्ट ऑर्डर के साथ नहीं उतर पा रही। कभी किसी बल्लेबाज को ऊपर भेजा जा रहा है, तो कभी जैसे दीपक हुड्डा को पहले चौथे नंबर पर खिलाया था, अब देखा गया कि उनको वन डाउन खिला रहे हैं। सेम ऐसी पूरन के साथ था। तो मुझे लगता है कि टीम को एक परफेक्ट बैटिंग ऑर्डर शामिल करना होगा, और एक परफेक्ट 11 जो है उसको 3-4 मैच उनको देने होंगे, क्योंकि ऐसे अगर बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को देखो समय चाहिए उस पोजीशन को समझने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन ना करने का सबसे बड़ा कारण यही है। और देखिए मार्कस स्टोइनिस के साथ भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा खिलवाड़ हो ही रहा है, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस देखिए ऊपर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, भले ही अभी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, पर देखिए वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और चौथे 5वें नंबर पर अच्छा खेलते हैं। पर अब देखिए उनके साथ मुझे लगता है कि पूरन को आगे खिलाया है, तो उनको अब 6-7वें नंबर पर वो भेजेंगे बड़ोनी के बाद। तो देखिए कहीं ना कहीं ये गलत है। एलएसजी के बॉलर जो है उनके सामने रहेंगे आज शिवम दुबे, और अगर आज पिच ग्रिप करती है तो जो कृणाल पांड्या है और जो एक और बॉलर है इनके बिश्नोई, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। क्या उनका आज गेम प्लान होना चाहिए, क्योंकि फायर पावर है एक तरीके से जो सीएसके की बैटिंग लाइनअप है। अगर ऊपर से रन नहीं आते हैं तो आपके पास शिवम दुबे, अगर शिवम दुबे भी रन नहीं बना पाते तो आपके पास एमएस धोनी। किस तरीके से आज बॉलिंग लाइनअप का इनका प्लानिंग होना चाहिए? देखिए शिवम दुबे स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। अभी ने उन्होंने काफ़ी वो इम्प्रूव किया है जी, वो बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ भी खेल सकते हैं स्पिनर्स को, लेकिन मैं देखना चाहूँगा मयंक यादव को, जो कि बाहर हैं लेकिन आएंगे नहीं, तो इनकी टीम का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ हालांकि मैं जाएगा। आपको बता दूं कि अभी वो नेट में फिर से प्रैक्टिस करना चालू कर चुके हैं, तो उसके बारे में एक ये भी है कि अगर उसमें 2 ओवर से ज़्यादा डाले कि अगर किसी मैच में मयंक यादव ने, तो वो टीम ने जीता है वो मैच। तो वही ना, तो अगर वो आते हैं तो टीम की मजबूती का काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर जैसे कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई की गेंदबाजी देखी जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो, और टीम के साथ लेके एक जो चेन्नई की बैटिंग लाइनअप है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि रचिन रविंद्र अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, और उनके जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं मिचेल और रहाणे, तो इनका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं है कि जो उनको झेल सकें। लेकिन ये लोग अगर अपने दिन पे हों तो जो स्पिनिंग होती है कंडीशन, उसमें आज भी अच्छा खेल लेते हैं। शिवम दुबे प्लस पॉइंट रहेंगे, अगर मिचेल मारते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके कप्तान भरी पारी खेलनी होगी, तभी चेन्नई का जो मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग पार्टनरशिप है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगा। धोनी देखिए आप वो चेरी का काम कर सकते हैं कि आए और लास्ट में 1-2 मैच खेले, उसमें चेरी वाला काम किया, बाकी आप उनके ऊपर पूरा प्रेशर डाल दें तो वो सही नहीं रहेगा। और अगर आप गौर से देखें उस बैटिंग लाइनअप को, तो अगर हम पिछले कुछ मैच देखें तो चेन्नई ने फिनिश उन्हीं मैच में अच्छा किया जिसमें दुबे ने लंबी पारियां खेली हैं। दुबे वो नंबर 4 पे आके जो नीचे तक खींच के ले गए हैं पारी को, तब जाके बाकी बल्लेबाजों ने फिनिश किया है। तो लखनऊ के लिए अच्छी बात यह है अगर वो दुबे को फंसा ले जाते हैं शुरुआत में, तो पूरी जो मिडिल ऑर्डर है एक्सपोज हो जाएगा उनका। फिर हमने देखा धोनी उतना बल्लेबाजी नहीं करते, जब आते हैं 3-4 बॉल खेलते हैं तो उतना मैच एक्सपीरियंस नहीं, उनको मैच प्रैक्टिस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो सकती है बैटिंग लाइन। हमने बैटिंग की बात की लखनऊ की। लखनऊ जिस तरीके से धीमी बैटिंग कर रही है, तो अगर वही सीएसके की बॉलिंग की देखे तो एक ये है आंकड़ा, ये है कि अगर मिडल ऑर्डर में जो सीएसके है 7 के रन रेट से आपको रन देती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम होगा आज के मैच में कि जो एलएसजी के जो बैट्समैन हैं वो तेज़ी गति से रन बनाए। किस तरीके का आज बैट्समैन जो एलएसजी के बैट्समैन हैं उनका प्लानिंग होना चाहिए, जो बॉलर्स हैं इनके सीएसके उनको फेस करने देखिए के? हम जानते हैं कि पथिराना मिडिल ओवर्स में ही अपनी बॉलिंग की शुरुआत करते हैं, 10 ओवर के बाद 10वां 11वां ओवर लेके पहला आते हैं अपना। तो उनका एक आप जैसे बुमराह की बात करते हैं तो 4 ओवर आप निकाल देते हैं उनके, तो यही केस इनके साथ भी है कि आप इनके 4 ओवर अगर निकाल दीजिए, 16 ओवर है आपके पास। मिनी मलिंगा जो हम बोलते हैं, यूं ही नहीं बोलते इनको। अब जडेजा की बॉलिंग की बात करें तो 6 मैच खेले, 4 विकेट लिए हैं, लेकिन इकोनॉमी अच्छी रही है, 7.4 की इकोनॉमी उनको रही है। तो कहीं ना कहीं रन भले विकेट ना ले रहे हैं लेकिन रन भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर लखनऊ की बात करें तो ज़्यादा बहुत कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल डबल पे भी ध्यान दीजिए, छक्के से सिर्फ सब कुछ नहीं होगा। और खासकर आप अगर पूरन पे निर्भर हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाज भी कम से कम उस जगह तक ले जाएं उनको जहां पे वो पूरन भी आके छक्के मार सके। आप ऐसा ना करिए कि आपके 6 ओवर में 60 है तो 10 में आप 80 पटके हुए हैं, 4 ओवर 20 रन बनाए। तो मिडिल ओवर्स में आपको सिंगल डबल भी ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राउंड भी ठीक ठाक बड़ा है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड बिल्कुल आरसीबी या फिर मुंबई के ग्राउंड जैसा है कि आप छक्के चौके पे निर्भर रहें। तो सिंगल डबल का रोल ज़्यादा होगा, और चूंकि इनके स्पिनर्स भी बिल्कुल मतलब ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल थ्रेटनिंग है आपको अनप्लेबल कर देंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को अप्लाई कर पाते हैं तो रन तो बन जाएंगे इसमें। ऐसा कोई क्या लगता है आज कौन जीत सकता है, क्योंकि दोनों टीमें बराबर है आज, और जिस पिच पर खेला जाएगा टेस्ट करेगी ये बैट्समैन को?
जिस तरह की टीम चेन्नई है ज़्यादा बैलेंस नजर आती है उनकी बल्लेबाजी में। अगर देखें तो सबके रोल्स डिफाइंड हैं, भले वो कर पा रहे हैं नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन सबके रोल्स हैं कि आप रचिन रविंद्र को देखेंगे शुरुआत में उनकी जिम्मेदारी होती है कि आएंगे वो मारेंगे, गायकवाड़ थोड़ा लंबा खेलेंगे, दुबे आएंगे वो नीचे तक ले जाएंगे मार के, मिचेल का फिर वही हिटिंग का आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके रोल्स क्लियर हैं और चूंकि क्लैरिटी है तो बल्लेबाज को पता है सब कुछ क्या करता है। और गेंदबाजी भले ही भारतीय गेंदबाज उतने अच्छे नहीं कर पा रहे, लेकिन इनके तीक्षणा हो गए या फिर पथिराना हो गए, अभी तक मुस्तफिजुर थे अच्छा कर रहे थे। अब मुस्तफिजुर अभी तो खेलेंगे आज वाला मैच, हाँ, तो 1 तारीख तक खेलेंगे अभी 1 तारीख वो, तक खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत कुछ चीज़ें जोड़ने जरूरत है, क्योंकि जो टूटी नहीं है जो चीज़ वो जोड़ने जरूरत नहीं है। और चेन्नई मुझे लगता है ये मैच एक आराम से जीतेगी, ऐसा कोई अगर रोड ब्लॉक्स ना आए तो। आप बताइए। देखिए सही बताया जैसे किशन ने कि पूरा जैसे चेन्नई में पूरा सबकी रोल्स क्लियर हैं, बट मैं आज लखनऊ को देखना चाहूँगा कि लखनऊ किस तरीके से आज मैच खेलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पिछले बाकी के मैच लखनऊ के अच्छे नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं टीम में आज पूरा एक जोश होगा कि आज मैच जीतना ही जीतना है। और कहीं ना कहीं देखिए अगर लखनऊ पहले बल्लेबाजी करती है और अगर टीम 190 से ऊपर बना देती है तो चेन्नई के लिए फिर चेज़ आसान नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ की हम भले गेंदबाजी ना चली हो पर लखनऊ इसके लिए भी एक मशहूर है कि 170 के बाद लखनऊ आसानी से रन बनाने नहीं देती है। और चेन्नई 160, हाँ 160 170, बाकी अगर चेन्नई की बल्लेबाजी देखें तो 3-4 लोगों पर ही टिकी हुई है। अगर देखा जाए तो शिवम दुबे और उस पर से गायकवाड़ रन बना रहे हैं और एंड में आके धोनी फिनिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए चैलेंज रह सकता है चेन्नई के लिए। लेकिन लखनऊ अगर चेस नहीं करने दे रही है लेकिन बना भी तो नहीं पा रही है, दिक्कत ये भी है। तो आज वही है ना कि अगर आज पिछले 3 मैचों में नहीं बनाया, लेकिन 160 हाँ इन्होंने टोटल खेले हैं आपके 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 मैच में नहीं बना पाया, तो लेकिन 190 भी बनाए और वो नहीं जहाँ नहीं बनाया वो यही स्टेडियम है। तो आज का देखना होगा कि किस तरीके से बना दिया तो चलेगा। रन बनाती। आप बताइए। देखिए मैं किशन की बात से सहमत हूँ कि भले ही डिसाइड नहीं है लेकिन तब भी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और साथ में धोनी वाला चेरी वाला फैक्टर तो है ही, तो हम बिल्कुल देखना चाहेंगे कि चेन्नई आज जीते। रिटायरमेंट वापस ले लें धोनी तो। हाँ, मैं आपसे मतलब कि छोटा सा अगर आपको कोई कमेंट मिल जाए कि रोहित शर्मा भी ये बोल रहे थे कि जो MS धोनी है उनको हम वापस मतलब चाहते हैं बुलाना, लेकिन वो आएंगे नहीं, लेकिन अगर वही हम DK को बुलाए तो वो आसानी से आ जाएंगे। वर्ल्ड कप की टीम की बात कर रहा हूँ मैं, DK को T20 बुलाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खुद आना चाह रहे हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक ऑडिशन चल रहा है, एक स्टेज चल रहा है जहाँ पे सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। धोनी की बात है तो हम जानते हैं धोनी ऐसे प्लेयर हैं जो ऐसा इंसान है जो अगर जिस चीज़ पे अडिग हैं तो अडिग ही हैं। और हम पाकिस्तान क्रिकेट बात नहीं कर रहे हैं कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं फिर कल आ रहे हैं फिर परसों जा रहे हैं। हालांकि मोहम्मद आमिर वापस आ चुके हाँ तो T20 की देखिए टीम में। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल यही है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि धोनी आएंगे और अब आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब देखिए हाँ। हम उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। तो बाकी प्लेयर्स भी हैं जिनको बड़ी उम्मीद लगा बैठे हैं, सब अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप सैमसन की बात कर रहे हैं, ईशान किशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के अलावा विकेट कीपिंग भी है सबकी, तो वो मुझे नहीं लगता। और कार्तिक की बात है तो अगर कार्तिक को नहीं ले जाएंगे तो फिर ये इंडियन क्रिकेट का लॉस है। कार्तिक का नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लास्ट सीजन उनका चले जाएंगे आराम से, टाटा बाय बाय कमेंट्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारतीय टीम अगर ले जाती है तो क्या पता एक हमारी कैबिनेट में एक चमचमाती ट्रॉफी देखने को मिले। ठीक, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, इस मैच से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है T20 को लेकर भी और इस IPL फॉर्मेट को लेकर भी। रोहित शर्मा ने ये भी कहा कि जो इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो आया तो है, टीम को ज़्यादा फायदा दे रहा है, लेकिन एज अ प्लेयर अगर आप बॉलर है तो बॉलिंग आपको बॉलिंग करने नहीं मिल रहा है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है आपकी जगह और आपको बॉलिंग करने नहीं मिल रहा है। तो वही अगर शिवम दुबे के साथ देखा जाए, रिंकू के साथ देखा जाए, वो बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है उनके सिलेक्शन को लेकर T20 वर्ल्ड कप के लिए। देखिए इम्पैक्ट प्लेयर जो है मुझे पहले दिन से समझ नहीं आया, क्योंकि आप एक प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो आप 12 लोग कैसे खिला रहे हैं एक प्लेइंग 11 में, तो बची कहाँ प्लेइंग 11, सो प्लेइंग 12 कर दीजिए। और दिक्कत ये है कि आप देखिए जब ऑक्सर टेबल बैठती है टीमें तो उनके जो मेन जो गेंदबाज होते हैं वो विदेशी होते हैं, क्योंकि उनका ये होता है कि जो बाहर गेंदबाज है ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग करते हैं, तो पेसर्स खास करके। तो अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर, और ये भी नियम है कि अगर आपके 4 ओवरसीज है एक प्लेइंग 11 में तो आप 5वां नहीं ला सकते इम्पैक्ट के तौर पे इनको हटा के। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो है ये टीम, ये जो गेम है T20 का वो ज़्यादा उनके फेवर में है। बाकी सचिन जी आप इस पर अपनी राय बताइए कि अगर छोटा सा आप कमेंट दीजिए। देखिए मैं तो चाहूँगा कि मतलब शिवम दुबे अगर गेंदबाजी करते हैं तो टीम के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे में देखिए इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे हैं और केवल बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की डिमांड ही यही है कि उनको हार्दिक पांड्या का ऐसे रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, हम सारे हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि रिप्लेसमेंट बनेंगे, क्योंकि जब तक वो गेंदबाजी नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्टर्स के मन में भी होगा कि अगर ये गेंदबाजी करते हैं तो फिर उनका फाइनल रहता है, क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन रिंकू सिंह से भी होने वाला है। लेकिन उपेंद्र जी मतलब ये भी है ना कि अगर रिंकू सिंह गेंदबाजी करते ही नहीं है और इधर दुबे करते हैं, लेकिन इसमें रिंकू गलती नहीं है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन है। तो उनके लिए क्या, क्योंकि वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, हमने देखा भारतीय क्रिकेट के लिए बेस्ट दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं वो निराश तो जरूर होंगे अगर उनके उसका नाम उस 15 की सूची में नहीं आता है, क्योंकि आप देखिए दुबे अगर बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन अभी इस सीजन नहीं की उन्होंने बॉलिंग, और दोनों बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे है, तो आप इस रेपुटेशन पे किसे ले जाएंगे उस। देखिए रेपुटेशन, खैर 15 सदस्य टीम में अगर किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं आता है तो निराश तो जाहिर तौर पे होगा ही। जहाँ तक रिंकू सिंह और शिवम दुबे के बीच में बात है तो टीम पहले ही टीम डिसाइडेड हो चुकी है लगता है 15 की। ये दोनों खिलाड़ी उनमें से हैं जो 15, 16 और 17वें नंबर पे हैं, चाहते हैं कि हम अंदर आ जाएं। तो देखना होगा हमें कि बल्लेबाजी आईपीएल ख़त्म होने तक कौन बेहतर कर रहा है, लेकिन जहाँ तक आज के तक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो शिवम दुबे रिंकू सिंह से कहीं आगे हैं, क्योंकि वो लगातार टीम के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने टीम को आगे आते हैं, मतलब तीसरे चौथे नंबर पर भी आ जाते हैं अगर वो, तो वो लगातार लंबी पारी खींच के ले जाते हैं। रिंकू सिंह भी लास्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन टीम इंडिया को अभी एक ऐसा बल्लेबाज भी चाहिए देखा जाए तो जो टीम को अगर क्योंकि शुरुआत के 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, अगर वो उस गिरने के बाद फिर टीम एकदम से लड़खड़ा जाती है और फिर नहीं रन बन पाते हैं। तो वहाँ पे शिवम दुबे अगर खड़ा हो जाते हैं आके तो वो टीम को लंबे ले जा सकते हैं और लंबे दौर तक खेल सकते हैं। हालांकि रिंकू सिंह को अभी ज़्यादा मौका नहीं मिला है, जो हाँ। जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं रसेल इससे ने अभी पूरा तक काम नहीं खुद ही मिला कर है। दिया। लेकिन अभी आप ही सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर बात करें शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों को अगर एक 11 में बैठाना हो तो बात अभी उड़ती उड़ती खबर आई है, कितनी सच है नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेके बड़ी खबर है कि अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह पे लेके संशय है। तो क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह को भी एज अ फिनिशर और हम शिवम दुबे को बॉलिंग भी करते हैं तो क्या ले सकते हैं, एक आउटसाइड चांस है? किसको, मतलब रिंकू सिंह या शिवम रिंकू दुबे? सिंह तो मान लीजिए मान ले रहा हूँ कि फिट है उस टीम में, तो क्या हार्दिक पांड्या की जगह पे वो आ सकते हैं शिवम दुबे? मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवम दुबे है, देखिए जैसे आपने बोला हार्दिक पांड्या के बॉलिंग पर संशय है। सबसे पहले तो ये फेक न्यूज़ थी, उन्होंने खुद ये क्लियर किया है कि अभी तक ऐसी कोई हमारी वो नहीं हुई है बात मैनेजमेंट से, बीसीसीआई से। जो जब रोहित से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। उनसे ये पूछा गया था कि क्या हार्दिक पांड्या को बॉलिंग ऑप्शन को लेकर कोई बात हुई कि आप बॉलिंग डालना चालू करिए, है ना, रेगुलर ओवर। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि आप रिंकू से जो आपके जो हार्दिक पांड्या उनके जगह ला सकते हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी फॉर्म में नहीं है, ना तो बॉल से है ना तो बैटिंग से है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि चौथे नंबर पर आपके कौन खेल रहा है। अगर आपके पास सूर्य कुमार यादव है, अगर सूर्य कुमार यादव को वैसा फिक्स, अगर के राहुल आते तब आप बोल सकते कि आप जो आपके शिवम दुबे है उनको रखिए, तब आप ये कह सकते हैं। तो ये तो ही आज की चर्चा। आज मैच खेला जाएगा एकाना स्टेडियम में। आज मैच बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई मैचों में कि जिस तरीके से 200-250 रन बन रहे हैं, आज का मैच जो होगा वो दोनों बैट्समैन और जो बॉलर है उनको टेस्ट करेगा। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए 30 यार्ड्स पर।